नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JDM स्टडी पर। दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं मध्य पाषाण काल। इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने पूरा पाषाण काल को 3 अलग अलग भागों में पढ़ा था: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों, ये एक ऐसा कालखंड चल रहा है जिसमें मानव के जो जीने का सहारा है वो ज्यादातर देखने को हमें मिलता है पत्थर के रूप में, यानी कि मानव यहाँ पर पत्थर पर निर्भर है पूर्ण रूप से। अब पत्थर पर किस प्रकार से निर्भर है, यानी कि उसे अगर खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो पत्थर से, यानी कि पत्थर के औजार बनाकर वो जानवरों का शिकार कर रहा है, उसी से जानवरों के शिकार करके जानवरों का मांस खा रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ। तो अब हम मध्य पाषाण काल में ये देखते हैं कि पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल अलग किस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास है उसमें पहले, यानी कि आज तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें पहले मध्य पाषाण काल के नाम से कोई कालखंड था ही नहीं, यानी कि इस कालखंड को दर्शाया ही नहीं गया था। तो इस कालखंड को बाद में दर्शाया गया था। और ये जब नव पाषाण काल, कुछ विद्वानों ने इस पे रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा संक्रमण हुआ है, कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं। इस कारण से उन विद्वानों ने इस मध्य पाषाण काल को प्राचीन भारत के एक कालखंड के रूप में माना है। तो आइए हम शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। सबसे पहले दोस्तों, अंग्रेजी में इसको मीजोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, ठीक है दोस्तों। अगर इनके जो कालखंड है, कालखंड को बेसिकली जो कालखंड माना जाता है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व या वर्ष पूर्व का समय मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो समय है, समय अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है और ये समय पूछा भी नहीं जाता है। बस ये कि आइडिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक का समय जो है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो अब मोटे मोटे रूप से याद रखिए कि 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। दोस्तों, इससे पहले हमने पूरा पाषाण काल पर एक वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पर, JDM स्टडी पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये जो मध्य पाषाण काल है आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। दोस्तों, जब पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा था, चलिए थोड़ी सी बात मध्य पाषाण काल के बारे में कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल की खोज जो दोस्तों, मध्य पाषाण काल की खोज CL कार्लाइल महोदय ने, CL कार्लाइल महोदय ने की थी। और ये जो CL कार्लाइल महोदय हैं, इन्होंने मध्य पाषाण काल के बारे में 1867 में इस कालखंड के बारे में बताया, यानी कि इस 1867 में जो मध्य पाषाणिक काल है, इसके उपकरणों को CL कार्लाइल महोदय के द्वारा खोजा गया था। जब इन्होंने उपकरण खोजे थे तो उन उपकरणों में लघु उपकरण थे, कुछ लघु उपकरण थे, और इनके अलावा कुछ सूक्ष्म उपकरण थे। लघु एवं सूक्ष्म उपकरण इन्होंने यहाँ से खोजे थे, और इन्हीं लघु और सूक्ष्म उपकरणों के आधार पर इन्होंने इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज का नाम दिया। यानी कि अगर हम बात करें कि मध्य पाषाण काल के जो अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों सीधे सीधे छोटी प्रतियोगिता परीक्षा में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं अन्य नाम।
तो सबसे पहले अन्य नाम की बात करते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल को सीएल कार्लाइल महोदय ने जो उपकरण खोजे, उन उपकरणों के आकार के आधार पर, यानी कि लघु और सूक्ष्म उपकरण थे, इसलिए और सूक्ष्म उपकरण जो थे ये किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूक्ष्म पत्थर के उपकरण जो इन्होंने सीएल कार्लाइल महोदय ने खोजे थे, इसी आधार पर इन्होंने इसको नाम दिया सूक्ष्म सूक्ष्म यानी कि माइक्रो। और पत्थर को दोस्तों लैटिन भाषा में लिथ वर्ड से नाम जाना जाता है, लिथ नाम से जाना जाता है। इसलिए जो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म और पत्थर यानी कि पाषाण का काल माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उपकरण मिले हैं, पहली बात वो पत्थर के हैं, दूसरा कि वो बहुत ही सूक्ष्म है यानी कि छोटे उपकरण हैं। आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे कि ये उपकरण आखिर छोटे क्यों हैं। लेकिन अन्य नाम में सबसे पहले हमने देखा कि इसका एक अन्य नाम है माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथ भी लिखा होता है कहीं पे, तो माइक्रोलिथिक एज पहला नाम हो गया, पहला नाम हो गया माइक्रोलिथिक एज। दूसरा दोस्तों, जो मध्य पाषाण काल है, ये हमारा पूरा पाषाण काल यानी कि उत्तर पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल के जस्ट बाद में आता है, जस्ट पीछे का समय। उत्तर पूरा पाषाण या उच्च पूरा पाषाण काल के आगे का समय, बाद का समय, यानी कि जैसे ही उच्च पूरा पाषाण काल खत्म होता है और मध्य पाषाण काल का समय शुरू होता है। तो दोस्तों, जब पीछे की चीज होती है यानी कि बाद की जो चीज होती है, उसको हम एक शब्द से जानते हैं, उसको हम अनु के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी चीज पीछे, जैसे अनुगामी यानी कि पीछे चलने वाला, तो अनुगामी यानी कि जो जा रहा है उसका अनुसरण करने वाला, ठीक है। तो उच्च पूरा पाषाण चल रहा था, उसके बाद में आया यानी कि उसके पीछे पीछे आया, तो इसीलिए अनु यानी कि पीछे पीछे आया किसके? पूरा पाषाण काल के। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? अनु पूरा पाषाण काल, अनु पूरा पाषाण काल, यानी कि अनु पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं इसको, ये आपको डेफिनेटली बिल्कुल समझ में आया होगा क्योंकि उच्च पूरा पाषाण काल के बाद का समय है। नंबर 3 यानी कि तीसरा नाम है इसका दोस्तों, मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल आता है, यानी कि ये मध्य पाषाण काल एक ऐसा समय है जो नव पाषाण काल के पहले का समय है। नव पाषाण काल के पहले का समय है, इसलिए इसका एक नाम जाना जाता है आद्य नव पाषाण काल, आद्य नव पाषाण काल। ये भी क्लियर हुआ होगा। माइक्रोलिथिक एज क्यों कहते हैं? क्योंकि सूक्ष्म उपकरण मिले हैं जो भी पत्थर के हैं, यानी कि माइक्रो यानी सूक्ष्म, लिथ यानी कि पत्थर के उपकरण। अनु पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा पाषाण काल खत्म होने के बाद उसके बाद का समय है अनु पूरा पाषाण काल, यानी कि माइक्रोलिथिक एज क्लियर, अनु पूरा पाषाण काल क्लियर। इसके बाद आद्य नव पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि नव का पाषाण काल के पहले का समय है। इसके अलावा एक चौथा और इंपॉर्टेंट नाम है इसका संक्रमण काल, चौथा और इंपॉर्टेंट नाम है संक्रमण काल, जिसके आधार पर हम इसकी पूरी व्याख्या कर सकते हैं। संक्रमण काल इसका नाम क्यों है? दोस्तों, जब हमने उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि उच्च पूरा पाषाण काल एक ऐसा समय है जहां पर हिमयुग की समाप्ति हो जाती है, हिमयुग समाप्त हो जाता है, और जब हिमयुग समाप्त हो जाता है तो गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ी यानी कि तापमान में जो है, तापमान में परिवर्तन होगा, तापमान बढ़ेगा, और जैसे तापमान जब बढ़ेगा तो दोस्तों जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो जलवायु में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, और इसी जलवायु में परिवर्तन के कारण हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वनस्पति है वो वनस्पति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वनस्पति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर
वनस्पति में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसी वनस्पतियां यहाँ पर पाई जाती है जो जिनको खा करके मनुष्य या मानव अपना पेट भर सकता है, यानी कि खाद्य के रूप में उसके उपयोग में आ सकती है। इसके अलावा जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो जो जीव जंतु है उन जीव जंतुओं की नई प्रजातियों का विकास होता है, नई प्रजातियों का विकास होता है या उदय होता है। यानी कि जब जलवायु में परिवर्तन होता है तो जीव जंतुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां जो हमने पहले नहीं देखी थी, जो कि उच्च पुरापाषाण काल से पहले तक हमें देखने को नहीं मिली थी, तो उन ऐसे जीव जंतु यहाँ पर विकसित होने लगते हैं। तो अब ऐसे जीव जंतु ये आकार में कुछ छोटे हैं, पहले वाले यानी कि उच्च पुरापाषाण काल के जो जीव जंतु है, जानवर है, उनसे आकार में ये छोटे हैं। और हमने उच्च पुरापाषाण काल में देखा कि मानव जो है वो जानवरों से किस प्रकार से डरता है। हमने देखा उच्च पुरापाषाण काल में जो भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में, वहां से हमने देखा कि उस गुफा में जो चित्र बने हुए हैं वो 1 से 2 मीटर लंबे चित्र है। यानी कि मानव उस समय जानवर को कितना भयानक मानता था। 1 से 2 मीटर लंबा चित्र, 1 से 2 मीटर लंबा चित्र, 2 मीटर का मतलब ये पूरा बोर्ड, इतना बड़ा चित्र, यानी कि मानव उस समय जानवर से डरता था। यहाँ हमने देखा कि जीव जंतुओं की कुछ नई प्रजातियों का विकास होता है। अब इनमें कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो शाकाहारी प्रजातियां हैं, शाकाहारी प्रजातियां हैं। जैसे अभी हम जानते हैं कि भाई जो खरगोश होता है वो घास खा के अपना पेट भरता है, तो जैसे खरगोश जैसे उन शाकाहारी जानवरों का यहाँ पे जीव जंतुओं का विकास होता है। जब शाकाहारी जीव जंतुओं का विकास होता है, शाकाहारी जीव जंतुओं का विकास होता है तो मानव इस जानवर से, मानव का जो जानवर के प्रति डर था वो कहीं ना कहीं खत्म होता है। और खत्म होता है, इसका आगे हमें उदाहरण देखने को मिलता है कि आगे जाके मनुष्य जो है मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत करता है। यानी कि जब जानवर के प्रति डर खत्म हो जाएगा तो मनुष्य पशुओं को यानी कि जानवरों को पालने लग जाएगा। और इसी रूप में जो मनुष्य द्वारा पहला जानवर, पालतू जानवर पाला गया था पशुपालन के साक्ष्य के तौर पर, तो कुत्ते को सबसे पहले उसने अपना पालतू जानवर बनाया गया था। तो कुत्ते के बारे में हम कह सकते हैं कि कुत्ता पहले भी वफादार था और कुत्ता आज भी वफादार है। अब यहाँ पर बात करते हैं संक्रमण काल की। तो संक्रमण किस प्रकार से, यानी कि पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक जो संक्रमण होता है, यानी कि इस फेज से हम उस फेज में जाते हैं और इस बीच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। यानी कि ये एक संक्रमण का काल है। कहां से कहां का? पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल के बीच का जो संक्रमण का काल है, इसीलिए मध्य पुरापाषाण काल को हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यहां तक मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं मिटा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि मध्य पाषाण काल की जो खोज है सीआर कार्लाइल महोदय ने की थी 1867 ईस्वी में। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है। इसके अलावा इसके नाम हमें कभी भी पूछे जा सकते हैं। 4 नाम आपको याद रखने हैं। अनुपुरा पाषाण काल, उसके बाद में आद्य नवपाषाण काल, माइक्रोलिथिक एज और संक्रमण काल के नाम से, और मेसोलिथिक एज इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसके बाद हमने देखा कि उच्च पुरापाषाण काल में या पुरापाषाण काल में, पूरे पुरापाषाण काल में जो मानव के द्वारा शिकार करने के लिए जो उपकरण यानी कि औजार काम में लिए जा रहे थे, वो औजारों में कहीं न कहीं मुख्य रूप से क्या, जितने भी उपकरण हमें पुरापाषाण काल के मिले हैं उनमें एक ही चीज का प्रयोग किया जा रहा था, यानी कि सभी उपकरण अभी तक पत्थर से बनाए जा रहे थे। हाँ,
जब हमने निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ा था तो केवल एक ही प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया था, और वो था कौन सा? क्वार्टजाइट पत्थर। उसके अलावा जब हम आगे आए, मध्य पूरा पाषाण काल में बात की थी, तो वहां पर हमें 2-3 प्रकार के पत्थरों से उपकरण बनाते हुए साक्ष्य मिले हैं। जैसे क्वार्टजाइट जो निम्न पूरा पाषाण काल में जिस पत्थर को प्रयोग में लिया जा रहा था, तो उसका प्रयोग हो ही रहा था। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में हमें देखने को मिलता है कि फ्लिंट, चट और जेस्पर जैसे पत्थरों का प्रयोग भी औजार बनाने के लिए किया गया। अब उसके बाद जब हम आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में, तो जो क्वार्टजाइट है, फ्लिंट है, चट है, जेस्पर है, इनके अलावा कुछ और अलग पत्थरों का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाता है। वो कौन से हैं? तो वहां पर हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ जैसे उच्च पूरा पाषाण काल में कुछ हड्डी को भी प्रयोग में लिया जाता है, यानी कि हड्डी से भी उपकरण बनाए जाते हैं। अब मध्य पाषाण काल में बात करते हैं। यहाँ पर हमें मिलते हैं लघु एवं सूक्ष्म उपकरण। लघु एवं सूक्ष्म उपकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो उपकरण है वो उपकरण किस प्रकार के होते थे। तो उपकरण में हम अगर बात करें तो उपकरण अगर देखे जाएं तो यहाँ पर हमें कुछ त्रिभुज के आकार के उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा हमें समलंब आकार के उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नवचंद्राकार आकार के उपकरण मिलते हैं। अब देखें, त्रिभुज के आकार का उपकरण कुछ ऐसा होता था, इसके तीनों हिस्से नुकीले होते थे। यानी कि यहाँ पर जो उपकरण बनाया जा रहा है वो कुछ इस प्रकार से उपकरण बनाया जा रहा है कि जो औजार है उसको, क्योंकि अभी भी जानवर, जो बड़े जानवर हैं उनसे तो अभी भी डर है, तो कुछ दूरी से जानवरों को मारना है, तो ऐसा उपकरण बनाया गया जिसका कोई भी हिस्सा जाकर जानवर को लगे और जानवर का शिकार हो जाए। तो त्रिभुज ये इस प्रकार का उपकरण। समलंब की बात करें तो समलंब यहाँ पर हमें कुछ ऐसा होता था, और नवचंद्राकार हथियार होता था जिसका एक हिस्सा अर्धवृत्ताकार होता था, और इधर से भी पकड़ने के लिए और इधर से भी पकड़ने के लिए, ये इस प्रकार का ये जो हिस्सा होता था, ये हिस्सा होता था उसका धारदार हिस्सा होता था। तो नवचंद्राकार उपकरण कैसा होता था, आपने बिल्कुल सही समझा। इसके बाद अभी तक हमने देखा कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में हमने जो उपकरण प्रयोग में लिए थे, जैसे चॉपर है, चॉपिंग है, क्लीवर जिसको हम बिधारडी बोलते हैं, इसके अलावा हैंडेक्स भी हमने देखा था। उसके आगे जब हम मध्य पूरा पाषाण काल में आए थे तो वहां पर हमने देखा था कि एक खुरचनी है, एक बैदनी है, एक तक्षड़ी है, वो उपकरण भी थे। उसके आगे जब हम उच्च पूरा पाषाण काल में आए थे तो वहां पर हमने देखा था कि इन सब के अलावा एक ब्लेड, जो आकार का ब्लेड नाम से जो उपकरण यानी कि औजार आया था, तो वो सब उपकरण अभी भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नए उपकरण हमें त्रिभुजाकार, समलंबाकार और नवचंद्राकार के रूप में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आखिर ये भी पाषाण काल है, तो यहाँ पर भी मानव उपकरण जो बना रहा है वो किससे बना रहा है? पत्थर से उपकरण बना रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्थर, कौन कौन से प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों यहाँ क्वार्टजाइट, चट, फ्लिंट, जेस्पर, उन सब का प्रयोग तो हो ही रहा है, लेकिन उनके अलावा कुछ नए पत्थरों जैसे कैल्सिडोनी, स्फटिक, अर्गेट और कार्नेलियन जैसे पत्थरों से उपकरण बनाए जाने लगे। यानी कि उन पत्थरों के अलावा भी यहाँ पर कुछ अलग प्रकार के पत्थरों का प्रयोग भी किया गया, कैल्सिडोनी, स्फटिक, अर्गेट और कार्नेलियन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो औजार बनाने का जो बेस है, पत्थर है, उसका भी कुछ प्रकार बदल चुका है। इसके अलावा हमने बात की थी, इसके अलावा हम देखें अगर तो जो औजार है, औजार के अगर आकार की बात करें,
आकार की बात करें, ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिभुज समलंब, ये एक आकृति होगी कि किस आकृति के औजार थे। अब यहाँ पर हम आकार की बात करें तो आधे इंच के उपकरण, आधे इंच के उपकरण, इसके अलावा हम बात करें तो 2/3 इंच के उपकरण, और हम देखें तो 1/4 इंच के उपकरण। यानी कि यहाँ पर ऐसे उपकरण थे जो 1 इंच 2 इंच यहां तक सीमित थे। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण है कि मैंने शुरुआत में बताया कि मध्य पाषाण काल संक्रमण का काल है, और संक्रमण के काल, पहली बात तो हमने समझा था कि संक्रमण का काल इसको कहते क्यों है, क्योंकि तापमान में वृद्धि हुई, जलवायु, वनस्पति से जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनमें परिवर्तन आया, तो यहाँ पर जानवर दूरी पर है। दूसरी बात, पूरा पाषाण काल में जो मानव जानवर का शिकार करता था, वो जैसे मानव ऊपर है जानवर नीचे है, तो पत्थर को फेंक करके उसके ऊपर गिरा करके उसका शिकार करता था। अब यहाँ पर जानवर सामने है, दूरी पर है, फेंक करके हथियार जो औजार है उसको फेंक करके जानवर का शिकार करना है। तो जब हथियार को हम फेंक कर जानवर का शिकार करेंगे तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा औजार है वो कम से कम इतना छोटा होना चाहिए कि जानवर तक पहुंच सके। दूसरी बात, जो औजार है उसका नुकीला हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी हिस्सा जानवर को जाकर लगे और वहां पर जानवर का शिकार हो जाए। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से एक त्रिभुजाकार औजार बनाया गया जिसके 3 हिस्से निकले, यानी कि तीनों में से एक हिस्सा तो जानवर को लगेगा, इसके 4 हिस्से निकले। इसका देखो इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा नुकीला, यानी कि कोई सा भी हिस्सा जाकर ये हिस्सा भी लगता है, ये हिस्सा भी लगता है, तो जानवर का शिकार होगा। आगे हम बात करते हैं, इन सब चीजों के अलावा एक खास बात है, मध्य पाषाण काल की एक खास बात है कि इन सब चीजों के अलावा यहाँ पर यानी कि मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास होता है। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का मतलब होता है कि फेंकना, यानी कि फेंक तो यहाँ पे भी रहा, लेकिन कुछ ऐसे उपकरण बना रहा है जो बहुत दूरी तय करेंगे, जैसे तीर कमान का विकास। यानी कि यहाँ पर मानव ने सबसे पहले तीर कमान बना लिया था, यानी कि जो बहुत दूरी तक, यानी कि 100 मीटर 200 मीटर की दूरी भी तय कर लेता था। तो इस प्रकार से हमने देखे यहाँ पे कि उपकरणों में कुछ फेरबदल होता है, उस उपकरणों का आकार बदल जाता है, उनकी आकृति बदल जाती है, और उनकी तकनीकी जो है प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास होता है। इसके अलावा जो उनका बेस है, पत्थर है, वो भी बदल जाता है। पुराने वाले से कुछ नए पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे कैल्सिडोनी, स्फटिक, अर्गिट और कार्नेलियन। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया होगा, इसी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और दूसरी खास बात, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपको किताबों में भी बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी कि पाषाण काल नाम का कोई चैप्टर बहुत कम किताबों में छपा होता है। तो और क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो देखिए, मध्य पाषाण काल से हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है वो कि मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, उसमें माइक्रोलिथिक एज का वो क्वेश्चन आपको पूछेगा। इसके अलावा संक्रमण काल को भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाण कालीन आकृति का उपकरण है त्रिभुज, समलंब, चंद्राकार, उपयुक्त में सभी, तो चारों ऑप्शन, जो डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा पत्थर से वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ये जो 4 नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आकार की बात करें तो ये 1-2 इंच के जो आकार के उपकरण होते थे। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हुआ था या तीर कमान का विकास हुआ था, तो उसका आंसर होगा हमारा मध्य पाषाण काल।